guys, welcome to my channel. सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Unit 1 of BRM, that is Business Research Methodology. मैं एग्जाम से पहले इसकी सारी यूनिट्स डाल दूंगी, तो आपको विद इन 1 day और मैक्सिमम 2 days इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. वन मोर थिंग, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, फुल सिलेबस नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका गूगल फॉर्म ऐड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च होता क्या है. रिसर्च एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कि सीख करना, कि आप कुछ भी चीज आप ढूंढ रहे हो. तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ताकि उससे हम नई नॉलेज कुछ निकाल सके, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कोई दिक्कत है उस चीज को सॉल्व कर सके, या कोई फैक्ट्स कंफर्म कर सके. एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. It refers to a structured process of gathering, analyzing, and interpreting information to discover new knowledge, solve problems, or confirm existing facts. It is a systematic and follows set methods to ensure accuracy and reliability. In simple terms, research helps us to understand a topic better by exploring it from different angles, testing ideas, and studying evidence. तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब अगर बात करें कि रिसर्च का स्कोप क्या है, अब रिसर्च को ना बेसिकली हम 3 तरीके से देख सकते हैं. क्या तो एक वे ऑफ थिंकिंग है कि क्या आप क्यूरियोसिटी भी आ रही है इसके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है, हम जैसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करें जिससे ये इम्प्रूव हो जाए. सेकंड है पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस. अब बहुत सारी फील्ड है, जैसे अगर हमारी मेडिसिन जो फील्ड है, एजुकेशन है, बिजनेस है, ये सब रिसर्च से बहुत क्लोजली लिंक्ड है. जैसे कोविड की अगर हमें वैक्सीन उसकी जब बनानी थी, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी कि किस चीज से इसको हम डील कर सकते हैं, एवरीथिंग. थर्ड इज अ वे टू कलेक्ट एविडेंस. अब इसके अंदर हम जो भी चीज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जिस भी फैक्ट फिगर्स पे काम करते हैं, उससे हम जो कोई भी एक एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं, तो कोई हमें एक सॉलिड डेटा मिल जाता है उसके लिए. अब नाउ लेट्स टॉक कि जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है हमारे रिसर्च की बिजनेस के अंदर. फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च. अब अगर एक कॉफी शॉप है, उसको ये सर्वे करना है कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनको नॉन डेयरी मिल्क है उस पे उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो वो उसके लिए वो रिसर्च कर सकती है, जिससे आप कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस और ट्रेंड्स. अगर हम देखोगे तो ये वाला बेसिकली रिसर्च वाले अंदर ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने बिजनेस एनालिटिक्स में भी पढ़े थे. सेकंड इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई भी हमें नए फीचर्स ऐड करने हैं, उसके डिजाइन के ऊपर हमें कुछ भी देखना है, तो थर्ड इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि हमारे आसपास वाले कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, अब वो हमसे आगे तो नहीं जा रहे, या उनसे आगे जाने के लिए हम क्या करें. या फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी इको फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उससे हो सकता है उसे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए एनवायरमेंट में. फोर्थ इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. हम ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय हमारे सेटिस्फाइड है कि नहीं. फिफ्थ इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये हेल्प करता है हमारा जो प्राइसेस है उनको सेट करने में, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके और हमारी कस्टमर रीच में बढ़ सके. सिक्स इज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस. ये देखते हैं कि हम जो मार्केटिंग कैंपेन्स अभी हम रन कर रहे हैं वो कितने इफेक्टिव है, उनसे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. सेवेंथ इज सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन. इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करते हैं इनएफिशिएंसीज क्या है और हमारी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है. मैंने इन सब के नीचे एक एग्जांपल भी ऐड कर दिया कि एग्जांपल अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो ज्यादा सही रहता है. तो आप यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन गो थ्रू द नोट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. अब गुड रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए. सेकंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि जो भी आप जिस भी पर्पस से आप रिसर्च कर रहे थे उस पर्पस से डेविएटेड नहीं होना चाहिए. तो ये सब इसके कुछ और भी हैं, इनको एक काम करते हैं हम नीचे ही देखते हैं हम इसके डिटेल में. फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी. एड्स वैल्यू बाय प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कि अपना खुद का भी कुछ उसके अंदर डालो, अपना जो भी आपकी फाइंडिंग्स है. सेकंड इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस, मैंने अभी बताया इसको. थर्ड इज डिटेल्ड रिसर्च प्रोसेस. अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे डेटा सोर्सेज है या कलेक्शन मेथड्स है, उन सब से हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो इसके अंदर डालते हैं, और इससे जो भी प्रोसीजर क्लैरिटी है वो आती है, जिससे हम इसको बहुत ज्यादा इस पर रिलाई कर सकें. फोर्थ इज एथिकल कंसिडरेशन. अब जो रिसर्च होती है उसके अंदर हमें वी शुड मेक श्योर कि उसके अंदर हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाल रहे जिससे किसी की भी डिग्निटी या प्राइवेसी इन्वेड हो रही है. फिफ्थ इज ऑब्जेक्टिविटी. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, या फिर कोई भी जैसे हम रिपोर्ट ले रहे हैं, किसी भी चीज पे फाइंडिंग्स डाल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी पर्सनल वाइज नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का.
सिक्स इज एक्सप्लिसिट लिमिटेशंस। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी रिसर्च डिजाइन के अंदर कोई भी फ्लॉज हैं, तो जो भी उस रिसर्च को पेपर या कुछ भी पब्लिश कर रहा है उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, कि वो बता दे रहा है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। सेवेंथ इज डेटा एनालिसिस। एडिक्वेट एंड स्टेटिस्टिकली साउंड एनालिसिस इज एसेंशियल, मेथड्स मस्ट मैच द नेचर ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए जिस भी टाइप का हमें स्टेटिस्टिकल टूल्स चाहिए या एनालिसिस मेथड चाहिए, हमें वो यूज करना चाहिए। एट्थ इज कम्युनिकेशन। अब जो भी रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। नाइन्थ इज थॉरोनेस। इसका ये मतलब है कि जो भी हमारा रिसर्च डिजाइन है वो बिल्कुल केयरफुली डिजाइन होना चाहिए, और वो जो भी हमारा जो डोमेन है या जो भी हमारा टॉपिक है उससे डेविएट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम रिसर्च दो चीजों में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो होती है जो सिर्फ एक बार होती है। जैसे मुझे ये पूछना है कि कि मेरे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो मुझे सिर्फ एक ही दिन पूछना है, तो मैंने एक दिन का सर्वे किया। बट अगर मुझे वही लॉन्ग रन पे पूछना है कि मैं चाहती हूँ मेरा ये सर्वे 6 महीने के लिए चले, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जो ऐसी डेटा जो बहुत बार कलेक्ट किया जाता है। मतलब एक ये लगा लो कि अब हर 6 महीने के स्पैन के अंदर हर हफ्ते वो डेटा कलेक्ट हो रहा है। मतलब उसके लिए हमने ना एक फिक्स सेट बना दिया कि यही 10 एम्प्लॉइज हर 10 दिन बाद इन्हीं 10 एम्प्लॉइज से हम कुछ ना कुछ रिव्यू लेंगे। तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप एक फिक्स सैंपल कर देते हो और एक फिक्स टाइम आप कितने टाइम के बाद वो चीज रिपीट होगी। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके अंदर ये सिर्फ एक बार होता है। अब इसको एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डेटा इज कलेक्टेड एट सिंगल और वन पॉइंट इन टाइम टू कैप्चर द करंट स्टेट. It is quick, cost effective and useful for gaining immediate insights. These studies do not account for change over a period of time. However, it does not reveal trends or changes over time. अब एक एक सिंगल चीज से आपने रिकॉर्ड करी है, वो कैसे कोई ट्रेंड डिपिक्ट कर सकती है ना। इसका एग्जांपल यही मैंने आपको बताया भी, एम्प्लॉयज वाला। अब जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, data is collected over an extended period from the same subject, that is more than one time. It tracks changes and trends, offering deeper insight into evolving conditions. It is complex and costly. अब अगर एक चीज आप बार बार रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो हो गई। A fixed sample or set of samples of population elements is measured repeatedly over period of time. ये मैंने बताया। और इसका एग्जांपल भी वही है कि हम एम्प्लॉयज को अगर हम जैसे 6 मंथ्स के लिए देख रहे हैं। Second is based on purpose or objective. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो डिस्क्राइब करता है कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम या कोई कोई भी जो चीज है वो ऑलरेडी जो हो चुके हैं उसको डिस्क्राइब करता है। इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल डिटेल्ड पिक्चर थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। मतलब जो ऑलरेडी है उस चीज को डिस्क्राइब करता है। सेकंड इज एनालिटिकल रिसर्च। ये बेसिकली ये होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि जैसे स्टडीज में पूछते हैं कि हाउ, और मेनली हाउ और वाई क्वेश्चन, कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। They aim at analyzing the cause and reason behind the phenomena. Questions like why some people develop a disease and others do not, and why the share prices have reduced, why the brand preferences have changed. मतलब कि कोई भी ब्रांड प्रेफरेंस है वो क्यों चेंज हुई, शेयर प्राइसेस क्यों गिर गए, ये सब एनालिटिक रिसर्च में आता है। थर्ड इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो उस चीज टॉपिक्स पर रिसर्च होती है जिनके बारे में पहले बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करी गई है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में पहले कम इंफॉर्मेशन है या पहले जो भी रिसर्च थी वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी कि उससे हम ज्यादा चीजें आंसर कर सकें। Conducted when a topic is not well understood, it helps as access whether a larger study is worthwhile. Often involves pilot studies and informal methods. अब इसके अंदर बहुत ज्यादा informal methods भी include होते हैं। फोर्थ इज कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या करती है, जो दो वेरिएबल्स होती है उसके अंदर कनेक्शंस और उनके पैटर्न्स फिगर आउट करने में हेल्प करती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो डज एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल। अब ये दोनों अगर देखें तो हम रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि अगर आपके एडवर्टाइजमेंट जनरली देखते हैं कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो रही है तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। इसमें जो नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये क्या करता है, ये एक चीज एक्सप्लेन करता है कि जैसे हम अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेस है हमें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या अटैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है एक चीज को कि जो भी किसी दो चीज अगर रिलेटेड है तो वो कैसे रिलेटेड है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उस सबसे। तो दैट इज एन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज बेस्ड ऑन द यूज और एप्लीकेशन। फर्स्ट इज बेसिक रिसर्च।
अब जो बेसिक रिसर्च होता है वो ऐसे रिसर्च, इसके अंदर हम ना जनरलाइजेशंस बना देते हैं कि जैसे अगर हमने कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को, पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर को हमने जज किया, एनालाइज किया, उसके ऊपर हम कोई रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं तो हम उसको कोई जनरलाइज फॉर्म में कर रहे हैं कि ऐसा जनरली होता ही है। अब इसको एक बार रीड करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी. These researches are often for enhancement of knowledge without any immediate commercial value attached to the findings. These researches are also termed as pure or basic research. The researchers may be aimed at welfare of human or animals or plants. क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बेसिक रिसर्च होती है, उसके अंदर हम जनरलाइजेशंस बनाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अब जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि जो भी रियल वर्ल्ड में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का, लेकिन एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। जैसे अगर हमें हमारी एजुकेशन मेथड्स हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग कोई भी जो भी हमारी मार्केट में चीजें प्रेजेंट है उनको यूज करके, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है रिसर्च का, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये क्या करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, बिहेवियर, ये सब ना एनालाइज करते हैं थ्रू वर्ड्स और ऑब्जर्वेशन। क्या तो हमने किसी से सुना है या हमने देखा है उस सबको। इसके अंदर हम बहुत सारी क्या हम कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, फोकस ग्रुप से कर सकते हैं। ये हम अभी जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है उसके अंदर अभी हम ये डिटेल में देखेंगे। ये इसके कुछ टाइप्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। अब इसके जो सेकंड टाइप ऑफ जो है डेटा कलेक्शन टेक्निक, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके अंदर होता है नंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है। मतलब वही नंबर आपको नेम सजेस्ट कर ही रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब नंबर से रिलेटिव, क्वालिटेटिव मतलब जो नंबर से रिलेटेड नहीं है, मतलब बिहेवियर से रिलेटिव। थर्ड इज मिक्स मेथड रिसर्च। अब इसके अंदर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा है, जो टाइप्स का है, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और इसका सेकंड है एम्पेरिकल रिसर्च। अब जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है उसके अंदर हम जैसे एक जो चीज ऑलरेडी है उसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर जो कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है, अगर हम उसे और एक्सप्लोर कर रहे हैं लिटरेचर और फिलोसफी के व्यू में। और लेकिन जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है वो ये चीज देखती है कि ऐसा मतलब जो भी हमने चीज लिया वो क्यों हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो स्टडिंग व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी थ्रू सर्वेज और फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। एक बार इसको रीड करते हैं। डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, conceptual research deal with abstract ideas and theory without collecting data. Conceptual research is based on theoretical premise. It is generally used to develop new concept or to reinterpret existing ones. Conceptual research is preferred in social sciences and philosophy. A concept or theory is broken down into its constituent parts to gain a better understanding of deeper philosophical issue concerning the theory. अब इसके अंदर इसने ये बताया कि जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको हो सकता है कि दोबारा रीइंटरप्रेट कर रहे हैं या उसी के ऊपर नए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। अब एम्पेरिकल रिसर्च भी रीड कर लेते हैं। It is a database research involving experiments and observations. The findings of these researchers are verifiable by collected data. Hypotheses are built by researchers and then enough evidence is collected to establish or reject the hypothesis. It generally also involves setting up of experimental designs and use of control variable to get the desired set of information. अब इसका ये मतलब है हम जो भी एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, मतलब कि हमें इसे एक सिचुएशन बिल्ड कर रहे हैं कि क्या तो ये है या मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड मेक्स पीपल हैप्पी और नॉट, तो उसका अब एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उस एविडेंस के बेसिस पे इस चीज को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना। इसके अंदर फर्स्ट आता है क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले रिसर्चर क्या करेगा, देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कि हाई कॉस्ट है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसके बाद सेकंड है फॉर्मुलेटिंग बिजनेस रिसर्च डिजाइन। वो प्रॉपरली डिजाइन करेगा कि इसको कैसे रिसर्च करनी है, पूरा ऐसे ब्लूप्रिंट और ये सॉर्ट ऑफ रेडी करेगा कि कैसे करना है। थर्ड इज डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। डेटा कलेक्ट करेगा, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेगा। फोर्थ इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद स्टेटिस्टिकल टूल्स लगाएगा, अलग अलग एनालिसिस के टूल्स लगाएगा और उस डेटा को एनालाइज करेगा। और लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग, कि अब उसने जो भी फाइंड आउट किया है वो सब एक रिपोर्ट में लिख देगा क्लियरली और उसको पब्लिश कर देगा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम और रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन। Research begins with identifying a broad management dilemma like high cost,
कस्टमर कंप्लेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स की सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस चीज पे रिसर्च करनी है। द चैलेंज लाइज इन सेलेक्टिंग द मोस्ट रिलेवेंट इशू टू फोकस ऑन विच हेल्प्स एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। अब चैलेंज क्या है कि हमें ना जो टॉपिक है, जो मोस्ट रिलेवेंट चीज है उस पर फोकस करना होता है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सही से एलोकेट हो सके। एक आधे पॉइंट्स और हैं, आप इसको देख लेना। सेकंड इज रिसर्च डिजाइन। अब जो रिसर्च डिजाइन है ना, मैंने जैसे ऊपर बताया, वो एक ब्लूप्रिंट होता है कि हम क्या, हमारी जो स्टडी है वो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, कि हमारा गुड रिसर्च डिजाइन के लिए क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, कि सब सब कुछ अच्छे से प्लान हो, क्या 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 फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये सब। It includes forming hypotheses, managing resources, collecting and analyzing data, and writing a report. A good design ensures proper data collection, resource efficiency, problem solving, timely execution, and flexibility. Influencing factors include the type of problem, time availability, budget, and access to data. A well-planned design improves the quality and effectiveness of research outcomes. अगर अब आपका जो डिजाइन है वो वेल प्लान्ड है तो उससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगी। थर्ड इज डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो? सर्वे से कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से, टेस्ट से, रीडिंग से। अब जो डेटा है वो जनरली हम एनवायरनमेंट से हम सारे डेटा गैदर करते हैं, और जो भी आफ्टर डेटा कलेक्शन, अब वो जो डेटा है उसको क्लीन भी करना पड़ेगा हमें ताकि उसकी कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस हो। ये क्या कहते हैं, जैसे अब जो डेटा है हमारा, अब जो कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ऐसा डेटा जो इररेलेवेंट हो, डुप्लीकेट डेटा हो, तो उस डेटा को पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे। Fourth is data analysis and interpretation of result. Analysis is done using statistical techniques suited to research objective and data type. Tools like SPSS and R are often used. अब इसमें हम R भी यूज कर सकते हैं। और एनालिसिस के हम देखें तो मीन, मोड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लस्टर एनालिसिस, हम ये सब यूज करते हैं। अब इस स्टेटिस्टिकल टूल्स के बाद अब डेटा विजुअलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए। अब इसके बाद इस सबसे हमारे डेटा है जो उसका एनालाइज होता है और उसके हम इंटरप्रेट कर पाते हैं रिजल्ट को। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब जो फाइनल स्टेप्स होता है दैट इज कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स क्लियरली एंड यूजफुली। अब जो रिपोर्ट है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी भी होनी चाहिए, की फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, बैकग्राउंड, आपका क्या भी बैकग्राउंड था, मेथड क्या यूज करे आपने, आपके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में होना चाहिए, प्रैक्टिकल सजेशंस होने चाहिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड प्रोफेशनल। अब जो भी लैंग्वेज होगी वो क्लियर होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए ताकि उसको सब समझ सकें। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज रिसर्च अप्रोचेस। अब रिसर्च अप्रोचेस दो तरह की होती हैं, क्या तो वो डिडक्शन है या वो इंडक्शन है। अब इसको पहले हम इस वाले एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे अगर डिडक्शन है, डिडक्शन क्या करता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स मतलब जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है, वो जनरल से स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे जाता है। जैसे एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो डिडक्शन की अगर हम डिडक्शन देखें तो उसका ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास वाले घर में भी फ्लावर्स हैं तो वो भी ब्यूटीफुल होंगे क्योंकि सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज इंडक्शन पे देखें, इंडक्शन होता है हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट से ऊपर जनरल स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि जो उसके गार्डन में फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, तो उसने उससे एक जनरल स्टेटमेंट ये बोल दी कि सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं। तो आप अगर एग्जाम में ये आते हैं तो आप एक ही फ्लो चार्ट बनाया ना, एग्जामिनर आपको एक फ्लो चार्ट पढ़ के ही नंबर दे देने हैं उसमें। तो अब एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, पर मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। अगर आप जनरल से किसी स्पेसिफिक इंस्टांस पे जा रहे हो तो वो है डिडक्शन। आप किसी स्पेसिफिक से जनरल पे जा रहे हो तो दैट इज इंडक्शन। With deduction, theory is developed at a conceptual level by going from a known premise to a derived conclusion. हम देखा known था ना कि all flowers are beautiful. This means that conclusions are derived from a specific instance based on something which is already known to be true. For example, we know that all flowers are beautiful. We also know that lotus is a flower. That thus it can be deduced that lotus is beautiful. जैसे हमने बोला कि ऊपर की अगर सारे flowers beautiful हैं तो सॉरी मेरे साइड के घर में जो भी फ्लावर्स है वो भी सुंदर है। In deductive reasoning, if the premise is valid, then conclusion has to be certainly true. There are rules using which one can decide whether a deduction is valid or not. If one or more premises are false or the argument form of the premise is not valid, then the deduced conclusions will not be logically true. अब इसने ये बोला, अब जो प्रेमिस है, प्रेमिस मतलब हम जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं, जैसे इसमें था ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अगर वो या फिर और भी जो हम मल्टीपल अगर हम प्रेमिस ले रहे हैं अगर वो गलत है तो उससे जो कंक्लूजन आएगा वो भी लॉजिकली ट्रू नहीं होगा, ये बताया डिडक्शन के अंदर। अब इसमें है इंडक्शन।
With induction, theory is developed at an empirical level by establishing a general proposition derived from an observation of fact. मतलब एक आप किसी एक ऑब्जर्वेशन से आप कुछ जनरली कुछ बोल रहे हो. The theory is developed as an inference from a series of observed facts and patterns. For example, one may say that all flowers that have been seen are beautiful. Thus, it may be concluded that all flowers, the flowers are beautiful. इसने ये बोला कि हम जैसे किसी ने बोला कि जितने भी फ्लावर्स मैंने देखे हैं वो सब फ्लावर्स सुंदर हैं, तो ये कंक्लूड कर दिया कि सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल हैं. तो दिस इज इंडक्शन. Here the conclusion is not based on existing premise but on evidence built through observation. अब जो भी हमने कंक्लूड किया वो एग्जिस्टिंग चीज पे नहीं था, बट वो एक उस पे बेस्ड था, जो भी हमने ऑब्जर्व किया था उसके ऊपर. अब अगर इसका डिफरेंस देखें तो हम, तो अगर इंडक्शन होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल. डिडक्शन का क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक. फ्लेक्सिबिलिटी, अब हम खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इंडक्शन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डिडक्शन स्ट्रक्चर्ड है. अब अगर रिसर्च के अंदर कहाँ यूज होता है, इंडक्शन होता है वो हम जनरली यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के अंदर, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी स्टडीज क्या होती है, जो ऑलरेडी जिसके बारे में हमें कम चीजें पता है, तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आता है. और जो डिडक्शन है उसको हम जनरली यूज करते हैं रिसर्च टेस्टिंग में या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में. अब रिस्क ऑफ बायसेस हैं. अब अगर इंडक्शन में आप खुद से अगर कुछ वो कर रहे हो, आप खुद से कुछ इंटरप्रेट करके ऑब्जर्वेशन से कुछ भी रिजल्ट निकाल रहे हो, तो उसके अंदर बायस हो सकता है. तो दिस मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर्स प्री कंसेप्शन. और लेकिन जो डिडक्शन अप्रोच है उसके अंदर दिस में ओवरलुक इम्पोर्टेंट डेटा दैट डजंट फिट द थ्योरी. अब इसके अंदर भी आप हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ओवरलुक कर दो. अब इसके आउटकम्स क्या होते हैं, इंडक्शन अप्रोच के ये क्या करता है, जनरेट करता है नई थ्योरीज, जैसे ऊपर बताया मैंने एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के अंदर जैसे होता है. और लेकिन जो डिडक्शन है वो एग्जिस्टिंग थ्योरीज के ऊपर है, वो टेस्ट करते हैं उनको. नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिसर्च. अब इसके अंदर फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिसके ऊपर हमारी रिसर्च होती है. अगर फॉर एग्जांपल अगर जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर और बची हुई हमारी जो स्टडीज हैं वो डिपेंड कर सकती हैं. क्या जैसे बहुत सारी स्ट्रेस पे थ्योरीज हैं कि हाउ टू डील स्ट्रेस, या कि स्ट्रेस के रीजंस क्या है, किस किस वजह से स्ट्रेस होता है, तो ये सब. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली वो फंडामेंटल ब्लॉक होता है रिसर्च के अंदर, जिनका कुछ सर्टेन मीनिंग होता है और वो कॉमन ग्राउंड होते हैं ताकि उसके ऊपर और भी रिसर्च की जाए और उनको भी अच्छे से समझा जा सके. सो एक बार रीड करते हैं. कॉन्सेप्ट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिसर्च representing specific meaning or characteristics associated with phenomena. They provide a common ground for understanding and communication. For instance, in psychology, the concept of stress is central to many studies. ये मैंने अभी बताया आपको. नेक्स्ट होता है जो इसमें आता है, दैट इज कंस्ट्रक्ट. अब जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके अंदर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये फॉर्म किए जाते हैं बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके. अब जैसे क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी इन्फर कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं. लेकिन जो कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको हम ऐसा नहीं कर सकते. इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं. जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, अगर उसको वो एक कंस्ट्रक्ट है क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है. जैसे उसके अंदर हमें जॉब सेटिस्फैक्शन देखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट देखना पड़ता है, या उसके अंदर जो भी एफर्ट्स हैं या इंटेंशन है एम्प्लॉय की कंपनी में रहने की, वो सब देखनी पड़ती हैं. अब हम इसको हम इसको डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते एम्प्लॉय एंगेजमेंट को, तो इसके लिए हम इसके अलग अलग हमें इसके पार्ट्स मेजर करने पड़ते हैं, सर्वे से, बिहेवियर से, और इस सब को हम इस चीज को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट. अब इसमें जो थर्ड आता है दैट इज वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स होते हैं जो दे आर मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड कंडक्टिंग एम्पेरिकल टेस्ट. अब ये जो रिसर्च के अंदर अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं और ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं रिसर्च के अंदर ताकि हम रिजल्ट निकाल सकें. अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं. फर्स्ट इज डाइकोटोमस वेरिएबल्स. ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं कि जिसका आंसर होगा ईदर येस और नो. सेकेंड इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं. जैसे अगर हम कस्टमर रेटिंग्स को अगर 5 पॉइंट स्केल के ऊपर अगर हम मेजर करते हैं तो दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. थर्ड इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. ये एक रेंज की तरह वैल्यू लेते हैं. जैसे मतलब एक किसी जो वैल्यू होती है इसकी विद इन एक रेंज होती है. जैसे अगर एक एम्प्लॉय टेन्योर में है, अगर हम उसे मेजर कर रहे हैं कितने साल उसने काम किया है, तो दैट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. फोर्थ इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब इसके अंदर ये होता है कि एक चीज दूसरे पे कितनी डिपेंडेंट है. जैसे अगर सेल्स परफॉर्मेंस हो गया एग्जाम्पल,
फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फैक्टर्स बिलीव टू इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मार्केटिंग स्पेंड। नेक्स्ट इज मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, affect the strength और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी जो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन है उसका जो स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर एक कंपनी का कल्चर कैसा है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा कि कंपनी के एम्प्लॉयज हैप्पी हैं कि नहीं है, ये सब। Next is intervening variables. Explain the mechanism through which independent variables influence dependent variables. अब जो मॉडरेट वेरिएबल्स हैं वो ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। लेकिन इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये दोनों चीजें जो इन्फ्लुएंस हो रही है वो किस वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, अनरिलेटेड फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अभी ऐसे फैक्टर एक्स्ट्रावेनियस वेरिएबल्स वो होते हैं जो ऐसे अनरिलेटेड चीजें होती हैं जो हम जनरली सोचते नहीं है कि ये हेल्प करेंगी या ये इससे हमारे रिजल्ट्स या जो भी आएंगे, तो इस वजह से ये हमें वो बताते हैं ऐसे फैक्टर्स जो हमने सोचा नहीं था कि काम आएंगे। नेक्स्ट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट माइट डिसऑर्ट द पैरेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसे वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है उसको खराब कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्योरी एंड मॉडल। अब थ्योरी बेसिकली एक सेट ऑफ आइडियाज होती है जो एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है कि कोई चीज कैसे काम करती है या कोई चीज क्यों होती है। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। A theory is a set of ideas or concepts that are connected to explain and predict how something works or why something happens. It helps us understand the world and make informed decisions. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी पावर। अब थ्योरी क्या देती है, हमें क्लैरिटी और मीनिंग देती है किसी भी चीज के लिए। सेकंड इज प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी। अब गुड थ्योरीज हमें हेल्प करती है ताकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। Third is systematic structure. Theories are organized collections of related concepts and ideas. They follow a logical structure. अब theories होते हैं वो related concepts वगैरह का ये सब एक proper इसे एक logical structure form कर देती है जिससे हमें help मिलती है। Fourth is generalization. अब theory particular cases या specific cases के से हट के कोई एक general किसी हमें एक मतलब ऐसे कोई concept को generalize करने में help करती है। Fifth is empirical biases. Theories are based on evidence. They can be tested and proven through research and data. अब जो थ्योरी होती है वो एविडेंस पे बेस्ड होती हैं तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। सिक्स्थ इज इवॉल्विंग नेचर। थ्योरीज होती है वो फिक्स नहीं होती, जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती है आपकी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको इम्प्रूव और मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरीज। अब इम्पोर्टेंस क्या है थ्योरी की? इट हेल्प आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स। अब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस कर पाते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइज डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। अब जो भी डेटा है उसको प्रॉपरली मीनिंगफुल वे में समराइज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। थर्ड, समराइज नोन फैक्ट्स। अब जो भी चीजें हमें ऑलरेडी पता है उस सबको समराइज कर देती है। फोर्थ, डिस्कवर हेल्प डिस्कवर पैटर्न दैट मे नॉट बी विजिबल थ्रू सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब इससे हम पैटर्न्स निकाल सकते हैं जो शायद हम जो सिंपली उसको चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं। अब आता है मॉडल क्या होता है। जो मॉडल होता है वो बेसिकली एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है रियलिटी का। इससे हम ना कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को समझते हैं और ये कुछ ऐसे की एलिमेंट्स पे फोकस करता है और जो हमारे लेस रेलेवेंट चीजें हैं ना उनको इग्नोर कर देता है। एक बार इसको रीड करते हैं। A model is a simplified version or representation of complex real world system. It helps study or understand the specific aspects of that system. जो मैंने बताया कि जो less relevant चीजें हैं ये उसको मॉडल के अंदर वो सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखें तो आई टॉय कार इज नॉट अ रियल कार बट इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ अ रियल कार वर्क्स। अब जो टॉय कार होती है वो नहीं है रियल कार, लेकिन उससे हम देख सकते हैं कि कार ऐसी दिखती है या ऐसे जो भी उसके व्हील्स होंगे ऐसा कुछ, मतलब किसी भी चीज का हम जैसे मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते कि ये बिल्डिंग ऐसे दिखेगी तो हम उसका एक ऐसे प्रॉपर कार्डबोर्ड से पेपर से उसका एक मॉडल बना देते हैं। अब इसका यूज क्या रिसर्च में? Researchers build model to focus on specific parts of a larger system. Models can represent one specific case or general behavior. अब मॉडल्स हैं वो एक पर्टिकुलर केस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक जनरल बिहेवियर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फंक्शन, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। इट शोज हाउ अ सिस्टम वर्क्स और बिहेव, कि जो भी सिस्टम होगा वो कैसे वर्क करेगा या कैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लिकेशन।
Apply known theories to new or different situations. Help in understanding how a theory might work in different environments. अभी क्या करता है, जो भी हमारी जो known theories हैं उसको नई जगह और different situations पे लगा देता है ताकि उससे हम कोई भी conclusion draw कर सकें. Third is सिमुलेशन. अब ये क्या करता है, ये जो जो भी रिलेशनशिप है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में उसको शो करता है, और ये भी हेल्प करता है इस चीज में अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो थिंग्स हैं वो कैसे चेंज कर रही हैं टाइम के साथ. Now let's talk about what is importance of models in research. First is it helps simplify and break down complex system. अब अगर हम किसी चीज का पहले एक वर्जन क्रिएट कर लेंगे और एक जो भी कॉम्प्लेक्स या इरेलेवेंट चीजें उन्हें इग्नोर करेंगे तो उससे वो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. सेकंड इज अलाउ एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग विदाउट अफेक्टिंग द रियल वर्ल्ड. अब इसके अंदर हम जो भी हमारे मॉडल्स पे टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे और इससे जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी. थर्ड, हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा, कि डेटा में क्या पैटर्न्स है, क्या रिलेशनशिप्स हैं. फोर्थ, कैन बी यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस सेफली एंड एफिशिएंटली. अब जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम डिटेल में फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम जो भी टेस्टिंग करते हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर हम कर सकते हैं. लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, दे आर जस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी. अब इसमें हम रियलिटी तो है नहीं, वो एक हम मॉडल पे ही काम कर रहे हैं, तो इसके हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती. सेकेंड इज मस्ट ऑलवेज कंसिडर द अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस बिहाइंड अ मॉडल. तो हमें हर बार जो भी अजम्पशंस हम ले रहे हैं उस मॉडल को बनाते टाइम या जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम उसके अजम्पशंस और लिमिटेशंस वी हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोजिशंस एंड हाइपोथेसिस एंड इन रिसर्च. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस. अब प्रोपोजिशंस वो स्टेटमेंट होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स इन अ स्टडी. कॉन्सेप्ट मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में जो भी हमारी चीज रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस. They form the foundation of theories and help organize how different elements of a phenomena interact. Key features इसके हैं: defined connections between concepts, can be evaluated as true or false. अब आप एक चीज इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में निकाल सकते हो. थर्ड, डिस्क्राइब लॉजिकल लिंक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सेप्ट. फोर्थ, फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपिंग टेस्टेबल हाइपोथेसिस. अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कनेक्शन है वो पता लगता है, ट्रू और फॉल्स में आंसर पता लगता है, और आप लॉजिकल लिंक्स निकाल सकते हो, और इसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये बेसिस भी बनता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. अब देखें तो हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो फाइंड आउट करते हैं. Second is hypothesis. A hypothesis is a proposition written in a testable and measurable form. It predicts the relationship between variables and can be verified through research. अब ये है जो ये प्रोपोजिशन का ही उसको रिटर्न में और टेस्टेबल और मेजरेबल फॉर्म में अगर कुछ हम कर देते हैं उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं. अब ये रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करता है लेकिन इसको हम रिसर्च के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग टीम ओरिएंटेड कल्चर विल हैव हाई एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी स्कोर्स. अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस. एक बार यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू देम. मैं एक सेकंड का पॉज ले लेती हूँ. यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट. Now let's talk what is importance of hypothesis in research. First is help focus the study on specific aspects of a problem. अब इससे हम कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. सेकंड इज प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. अब इससे हमें एक प्रॉपर क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाता है. थर्ड इज प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रिलेवेंट डेटा. अब ये रिलेवेंट डेटा लेता ही नहीं है तो इससे हमारे जो भी रिजल्ट आएंगे वो सब सही होंगे. फोर्थ, सपोर्ट द टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरीज. अब जो भी टेस्टिंग हुई थ्योरीज की या हमें थ्योरीज भी डिफाइन करनी है तो उसके अंदर हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फिलोसफीज ऑफ रिसर्च. अब फिलोसफीज ऑफ रिसर्च में तीन चीजें आती हैं: पॉजिटिविज्म, रियलिज्म और इंटरप्रेटिविज्म. अब देखें तो पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है. इसके अंदर ये बेसिकली ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ट्रूथ या एक रियलिटी होती है, जैसे और ये फोकस करता है फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, डेटा पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर हमें ये देखना है कि एक मेडिसिन है, पर्टिकुलर मेडिसिन, वो वर्क करती है कि नहीं, तो हम उसको आराम से उसके ऊपर हम रिसर्च करके फिगर आउट कर सकते हैं कि वो वर्क करती है कि नहीं. तो दैट इज पॉजिटिविज्म.
अब अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटरप्रेटिविज्म होता है, वो ये इसका ये मतलब होता है कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो वर्ल्ड को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कि जैसे इसका बेसिकली जैसे फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे, ओपिनियन पे। अब अगर किसी भी कंपनी को ये फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम से कैसा फील करते हैं, तो वो उनका पर्टिकुलर इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पर्सनली जाके पूछ सकते हैं कि उनको कैसा लगता है। तो अब पॉजिटिविज्म तो वो हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक ही फैक्ट है। अब ये वाला चीज क्या हो गई कि इसमें अलग अलग ओपिनियन हो गए लोगों के। और लेकिन जो रियलिज्म होता है उसमें इन दोनों का पार्ट होता है। ये अगर आप देखो तो ये वेन डायग्राम कि इसके अंदर पॉजिटिविज्म का भी पार्ट आ रहा है और इसका भी पार्ट आ रहा है। तो इसके अंदर जो रियलिज्म होता है वो होता है रियल वर्ल्ड आउट देयर। इसके अंदर हम हो सकता है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन ये इसके अंदर हम पॉजिटिविज्म वाला भी और जो हमारा इंटरप्रेटिविज्म वाला है वो दोनों पार्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है हमें वो देखना है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी देखेंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जैसे स्टेटेड है। और इसके अंदर हम एम्प्लॉय का भी देखेंगे कि एम्प्लॉय का कल्चर क्या है या एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं। तो वो भी आ गया इसके अंदर। एक बार इसको डिटेल में रीड कर लेते हैं। Positivism advocates working within observable social reality, मतलब जो ऑलरेडी है. The focus is on highly structured methodology to assist replication and others. The two main principles of positivism are as follows. First, the world can be observed by collecting objective facts. Second, the social world consists of observable facts. मतलब कि एक तो हम वर्ल्ड है जो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स, और सेकंड कि जो भी हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं। तो इसके अंदर बचा हुआ वही लिखा है जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। यू कैन गो थ्रू इट। अब इसका सेकंड वाला रीड करते हैं। Interpretivism advocates the necessity to understand and differences between individuals in social world. अब ये जो भी differences हैं और जो भी particular individual की जो भी है वो interpret करता है। अब इसके अंदर भी कुछ इसके भी principles हैं। First is social phenomena and their meanings can only be understood by looking at the reality. Second, the interpretivist studies focus on subjective meanings and interpretations in specific situations. As each observation is subjective, multiple sources and interpretations are investigated. अब अगर हम देखें तो जैसे उसमें हमें ये देखना था कि वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉयज कैसे फील कर रहे हैं। अभी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज सिचुएशन है जिसको हम देख रहे हैं, और इसके लिए भाई अगर हमें कुछ कंक्लूड करना है तो हमें बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें मल्टीपल सोर्स चाहिए होती है और बार बार उनको इन्वेस्टिगेट हमें करना पड़ता है। थर्ड इज interpretivist philosophy would ideally use a set of qualitative techniques reflecting performance, such as value of sales done, number of sales call made, or new customers acquired. Interpretivists would put more stress on subjective areas of performance by management and employees and may look at other subjective aspects as leadership qualities, motivation. These subjective assessment can result in quite different picture of the performance than financial indicators suggest. अब जैसे हमने बिजनेस वाला एग्जांपल लिया था कि एक बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है। अगर इसके स्टेटमेंट्स में शो कर रहा है कि इसका प्रॉफिट है, लेकिन एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल कम है और एम्प्लॉयज का टर्नओवर जो एम्प्लॉय जो जितने लीव करके जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्यादा है, तो वो एक अलग उसकी रिपोर्ट डिपिक्ट करता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली वो रिपोर्ट देखते हैं इंटरप्रेटिव फिलोसफी के अंदर कि जो मतलब फैक्ट्स और फिगर्स के नहीं है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। Third is realism. Realism shares principles of positivism and interpretivism. It acknowledges the existence of reality independent of human beliefs and behavior, but also admits that understanding people and their behavior involves the subjectivity intrinsic to human behavior. अभी ये चीज दोनों इंक्लूड करता है। अभी एक्नॉलेज करता है कि ह्यूमन बिलीव्स हैं, बिहेवियर्स हैं, तो उनका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट ये चीज एडमिट करता है कि जो लोगों को समझना है वो बहुत ज्यादा मतलब अगर हम बिल्कुल सिर्फ खाली लोगों को समझेंगे तो वो बहुत ज्यादा हमारी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी हमारी रिसर्च के अंदर, वो भी ह्यूमन नेचर के ऊपर। अब इसका चैप्टर का जो हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है दैट इज लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चनर। अब बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग रिसर्च है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करके पहले उसको समझते हैं, उसको बिल्कुल पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक नई चीज जो पब्लिश करते हैं दैट इज लिटरेचर रिव्यू। इसका इंपॉर्टेंस फर्स्ट इज प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, हेल्प position your study within existing knowledge. For example, studying workplace stress
बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स। जैसे कोई भी हम एक पर्टिकुलर कोई थ्योरी जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, पहले हम उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। थर्ड इज शार्पन्स रिसर्च फोकस। अब अगर आप देख रहे हैं, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर थ्योरी पर चीज पर रिसर्च करनी है, जैसे मुझे स्ट्रेस पर रिसर्च करनी है, पर मैं देखूंगी कि वर्क प्लेस स्ट्रेस भी ऑलरेडी पब्लिश्ड है, स्ट्रेस इन ये एडोलेसेंट्स भी ऑलरेडी पब्लिश है, स्ट्रेस इन मतलब यूथ भी पब्लिश है इतना। पर मैं एक ऐसा कोई गैप आइडेंटिफाई करूंगी जहाँ पे उस चीज के बारे में ऑलरेडी चीजें पब्लिश नहीं है। देखो इसने एग्जांपल दिया, इफ मोस्ट स्ट्रेस रिलेटेड स्टडीज फोकस ऑन ऑफिसेज, यू मे एक्सप्लोर रिमोट वर्क सेटिंग्स। तो एक ऐसी जगह फोकस करूंगी जहाँ के बारे में हमें जो भी रिसर्च है वो पब्लिश नहीं है। थर्ड इज इम्प्रूव मेथोडोलॉजी। हम जो दूसरे लोगों ने जो भी रिसर्च मेथड्स यूज किए हैं, उनके जो भी सक्सेस या फेलियर्स हैं, उस जो भी हैं उनको समझ के हमारी जो खुद की मेथोडोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ इज ब्रॉडन सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आप अब इतनी ज्यादा और लोगों की हुई रिसर्च को पढ़ोगे और उसके बारे में देखोगे तो उसके बारे में आपको आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट इज contextualize your findings. At the end of the research, you can compare your findings with the existing studies to see if you are supporting or contradicting prior work. अब जो भी आपने आपके रिसर्च से फाइंडिंग्स आएंगे, आप वो फाइंडिंग्स ऑलरेडी जो पब्लिश रिपोर्ट्स है उनसे कंपेयर करके देख सकते हो कि आपका जो वर्क है उनको सपोर्ट कर रहा है या उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट इज बिगिन विद अ ब्रॉड सर्च ऑन योर टॉपिक। अब आपको जो भी टॉपिक है उसके बारे में रिसर्च करो। सेकंड इज नैरो द फोकस बाय आइडेंटिफाइंग की थीम्स एंड रिसर्च गैप्स। अब जो भी आपका गैप है आपने देख लिया, आपको किस पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, उसके बाद हमारा जो फोकस है वो हमें वापस उस चीज पे लेके आना है। थर्ड इज क्रिटिकली इवेल्युएट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन प्रीवियस स्टडीज। अब जो पहले वाली स्टडीज हैं उसके बारे में अच्छे से उनको इवेल्युएट करो और देखो उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। फोर्थ इज सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट वेरियस रिसर्च फाइंडिंग्स। अब जो भी आपने कनेक्शन है आपकी रिसर्च फाइंडिंग और उसमें उसको डालो। फिफ्थ इज आइडेंटिफाई गैप्स दैट नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब जो भी गैप्स ऐसे ढूंढो जिसके अंदर अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और इसी के साथ हमारे स्टेप्स भी खत्म होते हैं और हमारी यूनिट 1 यहीं खत्म हो जाती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इस बीआरएम के बचे हुए वीडियोस के लिए और ड्यू के सब्जेक्ट्स का कंटेंट के लिए। थैंक यू।